Hello, हेलो मैम। good morning all of you. इशिका कल अब क्लास में नहीं थी ना? Yes, ma'am. Why? Ma'am, I was not at home. Okay, you missed the atomic radius topic. ओके अभी आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आनेशन एंथैल्पी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके बारे में मैंने कल डिस्कस किया था कि आनेशन एंथैल्पी होता क्या है। तो आनेशन एंथैल्पी कुछ भी नहीं होता है, किसी भी एटम से किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमें देना पड़ता है उसी को हम कहते हैं आनेशन एंथैल्पी। क्लियर है? जैसे मुझे किसी भी एटम से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसी को हम कहते हैं आयनेशन एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल मेरा ये एटम है, ठीक है, इसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड आयनेशन एंथैल्पी, जो मैंने कल बताया था। अब देखो प्रोसेस दो तरह का होता है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो किसी को आइडिया व्हाट इज एंडोथर्मिक एंड व्हाट इज एक्सोथर्मिक? Any idea about endothermic and exothermic? Anyone? Ma'am, exothermic is when energy or heat is released, and endo is when it's taken in. तो हम इस आयनेशन थेरेपी में क्या कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं ना, एनर्जी दे रहे हैं टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा प्रोसेस होगा हमारा? विच टाइप ऑफ प्रोसेस दिस? क्योंकि इसमें हम एनर्जी बाहर से सप्लाई कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो ये कैसा लग रहा है, एक्सोथर्मिक होगा एंडोथर्मिक होगा? एनीवन प्लीज? इशिका, ताहिरा, तारिक, विभूति, एनीवन आंसर दिस? आई एम ऑडिबल और नॉट? मैम एंडो। एंडोथर्मिक, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं बाहर से। तो अब आयनेशन थेरेपी वो होता है हम बाहर से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड आयनेशन थेरेपी। कल मैंने इसका डेफिनेशन भी लिखाया था, जिसने नहीं लिखा मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड it is the amount of energy required to remove the valence electron from valence shell of an isolated, neutral, gaseous atom. Got it? मैम प्लीज रिपीट अगेन। It is the amount of energy required to remove the valence electron from an isolated, neutral, gaseous atom. Done? Ma'am, can you please repeat it? It is the amount of energy required to remove the valence electron from an isolated neutral gaseous atom. Ma'am, isolated electron. Isolated, neutral. Neutral मतलब उसमें कोई चार्ज ना हो और गैसियस एटम, गैसियस के फॉर्म में हो, गैसियस स्टेट में हो। फिर से रिपीट करना है? Yes, ma'am. देखो मैं ये कह रही हूँ और फिर से रिपीट कर रही हूँ। It is the amount of energy. It is the amount of energy required to remove the valence electron from valence shell, या फिर लिख सकते valence electron. रिमूव What? Hello? ताहिरा कुछ कह रही थी? I'm repeating once again. It is the amount of energy required to remove the valence electron
from an isolated neutral gaseous atom. Okay, I'm repeating once again. It is the amount of energy required to remove the valence electron from an isolated neutral gaseous atom. Done, ma'am. Done. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ बोर्ड पे बनाया है मेटल एम है, ठीक है। मेटल एम से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, हमें पता है ना व्हेन वी रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज आएंगे। हम अगर किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो व्हाट टाइप ऑफ चार्जेस कैरल? पॉजिटिव। हाँ, तो यहाँ पे इस पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज आएंगे, साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और हम जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उसे हम डेल्टा एच से दिखाते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच। ये एच एनर्जी विच वी सप्लाइड। तो यहाँ पे बस ये समझना कि हमने इसे एनर्जी दिया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया। क्लियर है? कोई डाउट? अगर मान लो सेम एलिमेंट से मैं एक और हाँ एग्जाम्पल अभी एक सेकेंड। डिफिनेशन के नीचे एक स्टेटमेंट लिख लेना जो मैंने ये डायग्राम बनाया है कि कोई एटम है m, उसे मैंने एनर्जी दिया डेल्टा एच और वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला और कटायन का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे देखना डेल्टा एच क्या है, आयनेशन एनर्जी लिख लेना नीचे में। डन? यस मैम। ठीक है, अब हम बात करेंगे सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी क्या होता है मैं बता रही हूँ, पहले लिख देती हूँ मैं। अब हम बात करेंगे पहले समझना, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम मान रहे हैं एक मेटल हमारा एम, कोई भी एटम एम है, ठीक है। उसमें मैंने एनर्जी दिया और मैंने वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला। जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पे चार्ज क्या आएगा? दिस इज वन पॉजिटिव चार्ज प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकला। और मान लो मैंने से एनर्जी दिया, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आई लिख रही हूँ, आयनेशन एंथैल्पी 1, ठीक है। कोई डाउट? अब मैं क्या कर रही हूँ, इसी में से मैं फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूँ। अब ये ऑलरेडी m प्लस बना हुआ है, इसमें से मैंने और एनर्जी दी और एक इलेक्ट्रॉन और निकाला। अब कितने चार्ज आ जाएंगे इसके ऊपर? पहले मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक पॉजिटिव चार्ज आया, नाउ आई एम रिमूविंग अनदर इलेक्ट्रॉन, तो अब इस पे कितने चार्ज आएंगे? शिखा, व्हाट कैन यू रिपीट? मैम 2+। 2+ चार्ज आएंगे और हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब जरूरी तो नहीं ना कि जितनी एनर्जी मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में दी हो उतनी एनर्जी सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने में दी हो, मे बी डिफरेंट, वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, तो इसको हम बोलेंगे आयनेशन एंथैल्पी 2। गॉट इट? उसी तरह मैं फिर से मैं इसमें से फिर से इलेक्ट्रॉन निकालने लगू m+2 में से। एक सेकेंड, जस्ट वेट। हाँ, तो मैं +2 से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालू, अब क्या चार्ज आएगा? विभूति, कैन यू एक्सप्लेन? अब चार्जेस क्या आएंगे इस पे? विभूति यस मैम। हाँ, कितने चार्ज आएंगे बताना। अब मैंने इस +2 में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 3+, गुड। एक इलेक्ट्रॉन निकले। अब क्या जरूरी है क्या मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी दी होगी या सेकेंड निकालने में जितनी एनर्जी दी होगी थर्ड में भी सेम एनर्जी दूंगी? इट्स पॉसिबल और नॉट? जरूरी तो नहीं कि हम सेम एनर्जी दें, मे बी वो ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, एग्जैक्ट में वैल्यू नहीं पता, मैंने से क्या मान लिया I3। तो यहाँ पे सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी में क्या होता है कि हम एक ही एटम से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं। क्लियर है? यहाँ एक बात दिया, मैं एक चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं समझाऊंगी, बस पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ।
जो I3 तुम्हारा होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन I2, I2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन I1। मतलब कि जो पहला इलेक्ट्रॉन जब हमने जितना एनर्जी अप्लाई किया वो सेकेंड एंड थर्ड। एनीवन एक्सप्लेन व्हाई इट इज पॉसिबल, व्हाई इट इज, ये क्यों हो रहा है? एनीवन? दिस इज इन बॉक्स, ओके। आप इसे लिख लो, मैं एग्जांपल से समझाती हूँ अभी। पहले यू हैव टू नोट डाउन। डन? Yes, ma'am. ओके पहले मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि I3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन I2 एंड I1, फिर मैं लिखा दूंगी रीजन, ठीक है? तो फर्स्ट वी हैव एक्सप्लेन इट। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम का, ठीक है? एंड व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? एनीवन प्लीज? 11. ओके 11। अभी मैं K11 की बात ही कर रही हूँ। तुमने 10th में पढ़ा होगा K11 शेल, ओके? तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 होते हैं, लास्ट वाले में 1 है। अब देखना ये मैंने एटम बनाया, बीच में न्यूक्लियस है, तो इसमें हमें पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं जो किसके इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर। तो 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? अब देखना इसके पास 3 शेल है K11, तो मैं इसे बना रही हूँ। इसे ये न्यूक्लियस हो गया, ये एक शेल हो गया, 2 शेल हो गए और ये 3 शेल हो गए, ठीक है? थोड़ा सा बड़ा हो गया, गड़बड़ हो गया, प्लीज मैनेज कर लेना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो जो हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कौन सा शेल से निकालेंगे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन विच शेल? पहला इलेक्ट्रॉन जो हम निकाल रहे हैं वो किस शेल से निकाल रहे हैं? It's M. एम, दैट इज थर्ड शेल। और ये न्यूक्लियस से दूर है ना? हमें पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो जितना ज्यादा नजदीक रहेगा उतना ज्यादा वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा। तो ये तो थर्ड सेल है, वो कहाँ है? इट इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, है ना? तो इसे निकालने के लिए हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी। एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? कम देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बनेगा? Na पे पॉजिटिव चार्ज, प्लस इलेक्ट्रॉन निकला, ये इसको IE1 लिख दिया, ठीक है? अब जो हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो कहाँ से निकालेंगे? सेकेंड शेल से, जो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है ना? दिस इज, और न्यूक्लियस के करीब है। दूसरी बात देखना, ये करीब तो है, प्लस पहले था 11 प्रोटॉन था और 11 इलेक्ट्रॉन था, मतलब पहले 11 पॉजिटिव चार्ज था, 11 नेगेटिव चार्ज था। कहने का मतलब कि पहले जो, मतलब कि अपोजिट पार्टी में इक्वल नंबर ऑफ पर्सन थे और इस पार्टी में भी, तो दोनों का फोर्स बैलेंस हो जा रहा था। अब तो प्रोटॉन तो 11 ही है, मतलब पॉजिटिव चार्ज तो 11 है, पर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अब क्या हो गया? 10। सामने वाले पार्टी के लोग क्या हो रहे? कम, और ये वाली पार्टी स्ट्रांग हो रही है ना? तो अब हमें एनर्जी और ज्यादा देना पड़ेगा निकालने के लिए, क्योंकि अब मान लो 10 लोग को 11 लोग पकड़ के रखे हैं, पहले 11 लोग को 11 लोग पकड़ के रखे थे, तो थोड़े से कम एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल ले रहे थे। अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब 11 लोग ने 10 लोगों को पकड़ के रखा, तो अच्छे से पकड़ के रखा होगा, तो हम एनर्जी और देनी पड़ेगी, और साथ में ये न्यूक्लियस के थोड़ा करीब है तो ज्यादा अट्रैक्शन है। तो जो अब हमारा जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे दैट इज Na प्लस से हम एक सेकेंड जस्ट वेट,
ताहिरा, मैं फिर से रिपीट एक बार इसको कर दे रही हूँ, क्या इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ये है कि पहले जो तुम्हारा Na है उसका मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा 2 8 1, तो हमारे पास 3 शेल है, ठीक है। अब शेल ना हटाओ, नॉर्मल बातें समझते हैं। 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, मतलब मान लो कि जो प्रोटॉन है वो 11 है, मतलब ये समझो कि 11 लोग ने 11 लोग को पकड़ के रखा है, मतलब 11 प्रोटॉन ने 11 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है। तो अब क्या हो रहा है, एनर्जी हमें से निकालने में एनर्जी थोड़ा देनी पड़ेगी, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि 11 लोग ने 10 लोग को पकड़ के रखा है, इसे और अच्छे से वो पकड़ के रखेंगे, क्योंकि पकड़ने वाले लोग ज्यादा हैं और जिनको पकड़ के रखा वो कम है, तो हम एनर्जी थोड़ी और कम, एनर्जी थोड़ी और ज्यादा देनी पड़ेगी इन्हें छुड़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही लिख रही थी कि Na+ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो मान लो Na2+ आ गया और ये आयनिक एंथैल्पी 2 है ना। अब क्या हो रहा है, अब हमारा केस है कि प्रोटॉन तो 11 ही है, अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 9। हाउ मच इलेक्ट्रॉन राइट नाउ 9। अब ये पकड़ के रखने वाले लोग ज्यादा हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसे और जोर से पकड़ के रखेंगे, है ना। हम जो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं, तो यहाँ ये भी कह सकते हैं जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन के नंबर कम है, तो इसे और जोर से अट्रैक्ट करके रखेंगे, तो हमें इसे छुड़ाने के लिए और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो सेम, अगर मैं सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन और निकालती हूँ, मैं ये बता दे रही हूँ, जो हमारा जो एनर्जी अगर रिलीज होता है देन इट इज नेगेटिव साइन, अगर एनर्जी हम किसी को दे रहे हैं दैट इज पॉजिटिव साइन। अगर हम एनर्जी, मान लो कोई कंपाउंड बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है दैट इज एक्सोथर्मिक, तो वहां पे नेगेटिव साइन दिखाएगा। अगर मान लो, अगर मैं जैसे मान लो आयनिक थेरेपी में हम एनर्जी बाहर से सप्लाई कर रहे हैं ना, दैट इज एंडोथर्मिक, तो वहां पे पॉजिटिव साइन दिखाएगा कि एनर्जी हम दे रहे हैं। ताहिरा, नाउ इट्स क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब देखना मैं नेक्स्ट ये समझाने जा रही हूँ, सोडियम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो Na3+ बन गया। अब जो आयनिक एंथैल्पी क्या होगी 3, तो अब ये वाली एनर्जी ज्यादा होगी ना, थर्ड वाली ज्यादा होगी 2 से, 2 वाली ज्यादा होगी 1 से, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज कर रहे हैं पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम है, जितने कम इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा अट्रैक्शन और इसको रिमूव करने में उतनी ज्यादा एनर्जी। किसी को कोई डाउट कि I3 क्यों होगा I2 से ज्यादा और I2 क्यों ज्यादा होगा I1 से? एनीवन हैज डाउट? इशिका? No, ma'am, no doubt. ताहिरा? No, ma'am, no doubt. तारिक? No, ma'am. विभूति? No, ma'am. तो एक स्टेटमेंट लिख लो नीचे में इसी के, as the electrons are removed, the electrons in the atom are less and the effective nuclear charge is more. As the electrons are removed, the electrons in the atom is less and the effective nuclear charge is more. So it's require more energy to remove an electron. So it's require more energy to remove an electron. मैं एक बार और repeat कर रही हूँ. As the electrons are removed, the electrons in the atom are less and the effective nuclear charge is more. So more energy is required to remove an electron. Done? आगे बढ़े? Yes, ma'am. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स जिस पे आयनिक एनर्जी डिपेंड करता है। मैं आयनिक एनर्जी को स्मॉल में लिख रही हूँ IE।
ठीक है, अब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे जिस पे आयनिशन एनर्जी हमारा डिपेंड करता है। तो ये हेडिंग देना और फिर लिखना। फर्स्ट क्या है, एक सेकेंड वेट, फर्स्ट इज first is atomic size. Wait. आपको ये बताएगा एटॉमिक साइज से कैसे रिलेशन होगा। देखो मैं पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये तुम्हारा एटम है, ये एटम छोटा है, ये एटम थोड़ा बड़ा है। तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। अब देखना जिसका साइज छोटा है उसका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन ज्यादा होगा क्योंकि वो बहुत नियर होंगे, एज कम्पेयर टू जिसका साइज बड़ा है उसका न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन में इंटरेक्शन थोड़ा कम होगा क्योंकि डिस्टेंस क्या ज्यादा है। जहाँ पे इंटरेक्शन ज्यादा है मतलब इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को जोर से पकड़ के रखा है और हमें इसे जब रिमूव करना है तो हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा क्योंकि इसने जोर से पकड़ के रखा है। इस केस में देखो डिस्टेंस ज्यादा है मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन कम है न्यूक्लियस से, जैसे हम इसको जो एनर्जी देंगे उसके कंपेयर में इसकी एनर्जी कम देनी पड़ेगी। अगर साइज और ज्यादा बड़ा है अट्रैक्शन तो और कम इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में, तो यहाँ पे एनर्जी और कम देनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं जो आयनिशन एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज से, साइज ज्यादा एनर्जी कम। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? देखो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, atomic size increases, ionization enthalpy decreases. Okay. Atomic size increases, ionization enthalpy decreases. बस ये रिलेशन लिख लेना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन। बस इसमें ये कहने की बात है कि जो जितना ज्यादा साइज छोटा होगा वो उतना ज्यादा न्यूक्लियस के करीब होगा, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उसको रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी हमें देना पड़ेगा। दैट इज को इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, बस ये रिलेशन है। किसी को डाउट एटॉमिक साइज से रिलेशन में? Anyone has doubt? सेकेंड जो फैक्टर्स है जिसपे वो डिपेंड करता है वो न्यूक्लियर चार्ज है। क्या है वो? न्यूक्लियर चार्ज। सेकेंड फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज पता है क्या होता है? जैसे एक न्यूक्लियर चार्ज बोलो या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूं सोडियम, हमें पता है सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और क्या होंगे? 11 प्रोटॉन होंगे। क्लियर है? तो अगर मैं सोडियम का बनाऊं ऐसे, बीच में न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होंगे, जैसे 11 प्रोटॉन, इसी को कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना ज्यादा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पकड़ के रखेगा, ट्रैक करके रखेगा, है ना? उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पकड़ के रखेगा तो उसे निकालने में एनर्जी हमें बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आयनिशन एंथैल्पी और न्यूक्लियर चार्ज में रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनिशन एंथैल्पी भी बढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतना टाइटली उसे पकड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेगा। जब इतना जोर से पकड़ा है तो उसे निकालने के लिए हमें एनर्जी क्या करना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा। क्लियर है? तो लिख दो आयनिशन एंथैल्पी इंक्रीजेस व्हेन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस।
किसी को एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। इशिका, ताहिरा, तारिक, विभूति, ऑल आर डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे फैक्टर जिस पे एनर्जी एंथैल्पी डिपेंड करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड नंबर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, या तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसने भी पढ़ाया था तुम्हें बताया होगा कि जो हाफ फिल्ड होते हैं और जो फुल फिल्ड होते हैं वो स्टेबल होते हैं, दे आर मोर स्टेबल। कोई भी एटम क्या चाहता है, वो स्टेबिलिटी अकर करना चाहता है, वो स्टेबल फॉर्म में रहना चाहता है। जो तुम्हारा हाफ फिल्ड होते हैं और जो फुल फिल्ड होते हैं दे आर स्टेबल। तो क्या अब वो स्टेबल है तो क्या वो अनस्टेबल होना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन देके? इफ दे आर स्टेबल तो क्या वो चाहेंगे कि अपने इलेक्ट्रॉन देके हम अनस्टेबल हो जाएं? नहीं ना। तो उस अगर हम चाहेंगे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए उसकी एडिशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होती है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, हमें पता है ना पी ऑर्बिटल स्टेबिलिटी, हम दो फैक्टर पे स्टेबिलिटी जो चेक करते हैं। एक सेकेंड, एक मिनट। हाँ, स्टेबल जो हम देखते हैं वो दो देखते हैं। एक पहला हाफ फिल्ड, दूसरा जो होता है वो फुल फिल्ड। ये नोट डाउन करती रहना सब। अब देखो हाफ फिल्ड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें पता पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एनीवन? पी में कितने कितने होते हैं? ताहिरा प्लीज रिपीट। 7। क्या पी में 7 ऑर्बिटल्स रहते हैं, एनीवन एल्स? ताहिरा इज करेक्ट और रॉन्ग? शी सेड कि पी में 7 ऑर्बिटल्स रहते हैं। इशिका, इज इट करेक्ट? Ma'am, there are 3. ओके, ताहिरा ने अब सही आंसर किया। तो 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं और एक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 2. एक 2। तो पी में अगर मैं फुलफिल करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फेल होंगे इसमें? 6 होंगे। Yes, ma'am. अब मैं हाफ फिल्ड की बात कर रही हूँ, तो 6 का हाफ क्या होगा तुम्हारा? 3. तो हाँ, मैं 3 होंगे। एक सेकेंड में इसको बना रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ। तो मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन बनाया, ये बनाया, ये हाफ फिल्ड है, ठीक है। डी में कितने एक मिनट बनाने दो मुझे पहले, जस्ट वेट। बस नॉर्मल में इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रही हूँ, वो सही से नहीं हो पा रहा, मतलब देख लेना, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, बस इतना मान लो। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे देखना कि जो तुम्हारे हाफ फिल्ड होते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द पी ऑर्बिटल्स, तो हाफ हमें पता है कि पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एस में तारिक, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन एस? Ma'am, 2. 2। हु सेड दैट? एंड तारिक सही बोल रहे हैं, विभूति, एस में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं। No, ma'am. हाउ मेनी? Ma'am, 4. 4। 1. Ma'am, 1, हाँ। 1, 1. वाई आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है ना आपने कि एस में एक ऑर्बिटल्स होते हैं, पी में 3 होते हैं, डी में बताओ।
5. 7. Who said 7? 5. There is 5 orbitals in D and एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, तो D में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है? हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन F? 7. Okay, and how many electrons in F? कोई नहीं। How many electrons? F ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं मैक्सिमम? 14. 14. तो प्लीज रिवाइज ऑल द ऑर्बिटल्स। अब हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की, तो हमें याद पता होना चाहिए जो हाफ फिल्ड होते हैं दैट इज आल्सो स्टेबल एंड फुल फिल्ड इज मोर स्टेबल, द बोथ आर स्टेबल। तो अगर मैं P की बात करूं तो P में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं फुल फिल्ड में, तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तब भी वो स्टेबल है, अगर 3 है तब भी वो स्टेबल है, हाफ फिल्ड, दैट इज कॉल्ड हाफ फिल्ड। अगर मैं S की बात करूं 2 इलेक्ट्रॉन है तो फुल फिल्ड, 1 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फिल्ड। D की बात करूं तो 10 इलेक्ट्रॉन है तो फुल फिल्ड और 5 है तो हाफ फिल्ड, और F की बात करूं तो अगर 14 है तो फुल फिल्ड और 7 है तो हाफ फिल्ड। तो जितने भी हाफ फिल्ड होते हैं फुल फिल्ड होते हैं दे आर मोर स्टेबल, दे आर मोर स्टेबल। तो कोई भी एटम्स चाहता है कि वो स्टेबल रहे, दे वांट, कोई भी एटम्स चाहता है कि वो स्टेबल रहे, तो क्या कोई स्टेबिलिटी को अपना लूज करना चाहेगा? फॉर एग्जांपल P में 3 इलेक्ट्रॉन है, अब मैं इसमें आयनेशन एनर्जी क्या होता है, हमें जितना हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्या वो P में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या वो 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा? मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वो दे देगा, है ना? एनीवन? देखो अगर P हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा क्योंकि वो बहुत स्टेबल है, तो हमें इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आई हैव टू गिव मोर एनर्जी इसको रिमूव करने के लिए। क्लियर है? कोई डाउट? तो याद रखना कि हमारा जो आयनिक एंथैल्पी है पहला तो एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज बोलो, उसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर तुम्हें कहीं दिख जाए हाफ फिल्ड फुल फिल्ड तो याद रखना उसकी आयनिक एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी। क्लियर? अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। फोर्थ में बताने जा रही हूँ पेनिट्रेशन इफेक्ट। फोर्थ वन इज पेनिट्रेशन वेट पेनिट्रेशन इफेक्ट देखो क्या होता है, मतलब जो न्यूक्लियस से कौन कितना ज्यादा करीब है, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन इफेक्ट। न्यूक्लियस से जो जितना ज्यादा करीब है वही होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन इफेक्ट। जब तुमने ऑर्बिटल्स बढ़ा जितना ज्यादा न्यूक्लियस के जो करीब होता है ना उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। जब तुमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा होगा, पहले S आता फिर P फिर D फिर F, तो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब कौन होता है? पहले S होता है, फिर P, फिर D, फिर A। तो उसी को पेनिट्रेशन इफेक्ट कहते हैं, जो जितना ज्यादा न्यूक्लियस के करीब हो, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा करीब कौन है? S है, तो S से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देना होगा क्योंकि S जो है वो न्यूक्लियस के बहुत करीब है, बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से न्यूक्लियस ने उसे पकड़ के रखा है। देन P, फिर D, फिर F। तो अगर मुझे S से इलेक्ट्रॉन निकालना और एज कम्पेयर टू P, तो S में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, अगर D से निकालना और P में, तो P में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो सबको क्लियर है पेनिट्रेशन इफेक्ट? तो पेनिट्रेशन इफेक्ट कुछ नहीं होता है, जो ऑर्बिटल्स तुम्हारे न्यूक्लियस की जितना व्हाट रिपीट कर दूं? यस मैम। मैं ये कह रही हूँ पेनिट्रेशन इफेक्ट ये होता है कि न्यूक्लियस के करीब जो जितना ज्यादा ऑर्बिटल रहेगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बना रही हूँ एटम, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के करीब मान लो S है, ये S है, ये P है, और मैं एक और बनाऊं ये D है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के करीब कौन है? S है। अगर मुझे इससे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा क्योंकि न्यूक्लियस के करीब है, इसको न्यूक्लियस बहुत जोर से पकड़ के रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल P से निकालना होगा थोड़ा कम एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब थोड़ा S से थोड़ा कम देना पड़ेगा क्योंकि न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है।
और डी से निकालना होगा तो और कम एनर्जी देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो जितना ज्यादा न्यूक्लियस के करीब होता है उतना ज्यादा न्यूक्लियस उसको पकड़ के रखता है और उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा जो करीब रहता है वो एस रहता है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। तो हमें एस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत एनर्जी देना है एज कम्पेयर टू पी, डी एंड एफ। क्लियर? मैंने जो चारों फैक्टर पढ़ाया है आप लोगों को क्लियर है? क्योंकि इस पे मैं अब क्वेश्चंस कराऊंगी। हाँ, इशिका, ताहिरा, तारिक, द्विभूति, all understood all the 4 factors? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इशिका? मैम नो डाउट समझ में आ गया। विभूति? Yes, ma'am. अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ करने के लिए, फिर समझ में आएगा कि कितना क्लियर हुआ है। हाँ, पहले से पहले मैं एक चीज बता दूं, पहले नॉर्मल चीज बता दे रही हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगी। हमें पता है हम जब लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं साइज इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है? इशिका? मैम एटॉमिक एक्सिस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। ताहिरा, इशिका सही बता रही है? Ma'am, ओके। क्या हाँ, बोले तो जो हमने अभी पढ़ा हमने कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज डिक्रीज कर रहे हैं, और हमने अभी क्या पढ़ा? आंशिक एंथैल्पी और साइज में क्या रिलेशन था? साइज कम तो आंशिक एंथैल्पी ज्यादा। पढ़ा ना हमने? ज्यादा? हाँ, तो अगर हम Yes, लेफ्ट टू ma'am. राइट मूव करेंगे तो साइज डिक्रीज कर रहा है, आंशिक एंथैल्पी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। गॉट इट? लिख लो along the period size decreases so आंशिक एंथैल्पी increases, या फिर लिखो as we move from left to right in a period, as we move from left to right in a period size decreases so आंशिक एंथैल्पी increases. I'm repeating once again, as we move from left to right in a period size decreases so आंशिक एंथैल्पी increases. Done? विभूति मुझे बताना, अगर मैं when we move down to down the group के डाउन जा रही हूँ तो साइज क्या होगा? Decrease. साइज डिक्रीज। Sorry, as we increase. move from Increase. increases, जब साइज इंक्रीज हो रहा है तो आंशिक एंथैल्पी क्या होगा? Inversely proportional. हाँ, तो क्या होगा बताओ, इंक्रीज या डिक्रीज? वो तो हमें Decrease. पता है, डिक्रीज करेगा। तो लिख लो when we move down a group, when we move down the group size increases आंशिक एंथैल्पी decreases. डन? हाँ, ये मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, when we move down the group size increases आंशिक एंथैल्पी decreases. कोई डाउट नहीं है? मैं क्वेश्चंस दूं अब? Yes, ma'am. ओके, क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, हाइड्रोजन और हीलियम में आंशिक एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? इसलिए मैंने कहा था एटॉमिक रेडियस या पीरियोडिक टेबल याद करके रखना, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हाइड्रोजन हीलियम पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? पीरियोडिक टेबल तो तुम्हें याद होगा सबको। पीरियोडिक टेबल इस टाइप से होता है ना? तो यहाँ पे तुम्हारा मान लो हाइड्रोजन यहाँ पे है और हीलियम तुम्हारा
यहाँ पे, तो क्या होगा? किसकी आयनिक एंथैल्पी ज्यादा होगी? Helium. वाई हीलियम? मैं नो Ma'am, Helium? left to right period में decrease होगा. Size. Okay, as we move from left to right, size decreases and enthalpy increases. एक तो रीजन है, कोई एक्स्ट्रा कोई रीजन बता सकते हैं एनीवन? जो मैंने चारों फैक्टर्स लिखवाए थे। हाँ, नोबल गैसेस, तो नोबल गैसेस से तो क्या होगा? मे आई नो? शिखा बताओ, अगर नोबल गैसेस है तो क्या रिलेशन है इसकी? हाँ, ताहिरा ने कहा कि नोबल गैसेस है तो इसके इसलिए ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? वाई नोबल गैस का ज्यादा क्यों हो रहा है? मैम बिकॉज नोबल गैस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, इसलिए उसकी आयनिक एंथैल्पी ज्यादा होती है। गुड, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और नियॉन, इनमें आयनिक एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? यू हैव टू टेल मी। अरेंज करो इसे, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, मतलब ज्यादा से कम की तरफ। ये मैं कॉमा लगा रही हूँ थोड़ा इस टाइप से, यू हैव टू अरेंज इट। मैम पहले नियॉन। उसके बाद चलो पहले नियॉन का होगा बिकॉज इट इज अ नोबल गैसेस, आई एग्री। उसके बाद फ्लोरीन। Ma'am, lithium. वाई लिथियम? चलो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, हमने पढ़ा है कि हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज करेगा, इसका आपने कहा कि नियॉन का होगा, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, कार्बन, फिर बेरिलियम का ज्यादा होगा कंपेयर टू, वी डिस्कस। देखो, हमने पढ़ा है, हमने एक्सपेक्टेड क्या हमने पढ़ा है कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड साइज डिक्रीजेस सो आयनिक एंथैल्पी इंक्रीजेस, तो नियॉन का ज्यादा होगा। ठीक है, नियॉन का होगा, फिर फ्लोरीन का, नियॉन का होगा तुम्हारा, फिर फ्लोरीन का होगा। ठीक है, ये होना चाहिए, फिर ऑक्सीजन का होना चाहिए, ये होना चाहिए ना। हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? नियॉन का ज्यादा होना चाहिए, फिर फ्लोरीन का होना चाहिए, फिर फ्लोरीन का होना चाहिए, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का, फिर बोरॉन का, मतलब ऐसे होना चाहिए। ठीक है, पर हमारा एक्सपेक्टेड ये, पर रियलिटी में ये नहीं होता है, कुछ और होता है। क्या होता है मैं बताती हूँ। देखो, रियलिटी में जो होगा वो तुम्हारा नियॉन का ज्यादा होगा, अग्री। ठीक है, नियॉन का होगा, वेट, हाँ, नियॉन का होगा, फिर तुम्हारा फ्लोरीन का होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम्हारा फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, कोई बता सकता है? होना चाहिए ऑक्सीजन का ज्यादा, पर किसका ज्यादा है? नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा है। एनीवन जो बता सके क्यों? होना चाहिए था ऑक्सीजन का ज्यादा, पर है नाइट्रोजन का ज्यादा ऑक्सीजन से, क्यों? देखो यहाँ पे क्या एक्सेप्शन आ रहा है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होगा, ऑक्सीजन का बताना है। तारिक, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन? Ma'am, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन?
7. And oxygen? 8. इशिका प्लीज, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? नाइट्रोजन का तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखोगे, बता सकती हो? Yes, ma'am. Tell. 1s2, 2s2, 2s2, 2p3. 2p3. Just wait, I'm writing it. Okay. विभूति, ऑक्सीजन का कैसे लिखोगी? पता नहीं मैम। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने नहीं आता है? एटॉमिक No, स्ट्रक्चर ma'am. का क्लास अटेंड किया था? Yes मैम। तो फिर वहां नहीं बताया क्या? मैम अच्छे से नहीं आया। You have to learn it. Yes मैम। ताहिरा, आप बताओ उसे कैसे करोगी? 1s2, 2s2, 2p4. अब मुझे बताना, चलो विभूति तुम ही बताना, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। यहाँ पे P देखना, दिस इज P3 एंड P4, दोनों में डिफरेंस क्या है? होना चाहिए ऑक्सीजन का ज्यादा, जब हम वो पढ़ेंगे एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस तो एमिशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। तो नाइट्रोजन से पहले ऑक्सीजन आता है, उसको होना चाहिए, पर नाइट्रोजन का ज्यादा है। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से देख के बाद तो मैंने जो चारों फैक्टर पढ़ाया उसी से रिलेटेड है। क्यों नाइट्रोजन का ज्यादा हो रहा है? एनीवन, कोई आंसर कर सकता है? इशिका? लास्ट शेल के उसके काउंट पे, लास्ट शेल पे जो हाँ, लास्ट शेल की काउंट में तो क्या डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें लास्ट शेल में? Ma'am, 1 का nitrogen difference। is more stable. देखो यहाँ पे जो P3 है, मुझे पता है P में जो मैम मैक्सिमम नाइट्रोजन फुलफिल है पूरा। फुलफिल नहीं, दैट इज हाफ फिल्ड। तुम ये नहीं करो नाइट्रोजन फुलफिल्ड है, तुम ये कहो कि देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है P में जा रहा है, पर जो तुम्हारा नाइट्रोजन है उसका जो P है वो हाफ फिल्ड है, और जो ऑक्सीजन का हाफ फिल्ड नहीं है, ना ही फुलफिल्ड है। तो वी नो फुलफिल्ड हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल, इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन का ज्यादा ऑक्सीजन से। किसी को कोई डाउट इस बात पे? नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कंट्रोवर्सी नहीं ना, समझ आ गया ना? उसके बाद आपका किसका ज्यादा होगा? इसके बाद आपका होगा कार्बन का। आप देखना फिर एक्सेप्शन आया यहाँ पे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। आप देखना कार्बन का ज्यादा, ये सही है, ठीक है। उसके बाद आपका किसका? बेरिलियम का ज्यादा और बोरॉन से, ये होगा बेरिलियम का क्या होगा आपका? ज्यादा होगा बोरॉन से, फिर लिथियम का। आप मुझे कोई बता सकते हो बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा क्यों है? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बताओ, बोरॉन का एटॉमिक नंबर बताओ। विभूति, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम? विभूति, 5. who said 5? बेरिलियम का 5 होता है एटॉमिक नंबर। 4. 4, अब बोरॉन का कितना होता है? 5. ठीक है, बेरिलियम का 4। आप सबको एटॉमिक नंबर भी याद करना है सारा, कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बेरिलियम का। इशिका बताओ बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन। 1s2, 2s2. और तारिक बताओ बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन। 1s2, 2s2, 2p. अब देखना इसमें इलेक्ट्रॉन P में जा रहा है, इसमें S में जा रहा है। इसमें अब मैंने पेनिट्रेटिंग इफेक्ट पढ़ाया था। S और P में ज्यादा न्यूक्लियस के करीब कौन होगा, S या P? विच वन? कोई तो आंसर करो। मैंने पेनिट्रेटिंग इफेक्ट पढ़ाया था कि जो ज्यादा न्यूक्लियस के करीब होता है वो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा देना पड़ता है। तो कौन ज्यादा होगा, S या P? S. तो इसलिए इसकी आंसर एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये दो एक्सेप्शन आपको याद करके रखना है। पहला कि नाइट्रोजन में ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, और बेरिलियम बोरॉन का।
सबको समझ में आ गया? जब इसको लिखो तुम तो लिख देना कि एक्सपेक्टेशन क्या था। जब इसको लिखो तुम लिखना एक्सपेक्टेशन हमारा क्या था कि साइज डिक्रीज करता है, तो हमारा क्या होना चाहिए, उस टाइप से होना चाहिए। अब रियलिटी में हमारा ये है, जो आ रहा है रियलिटी है। नीचे रीजन लिख लेना, क्या रीजन है। रीजन यही है, लिख लो पहले। पहले तुम लिखो एक्सपेक्टेशन क्या था, किसका ज्यादा होगा, लिखो लिथियम। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नियॉन का ज्यादा होना चाहिए, नियॉन ग्रेटर देन फ्लोरीन, फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन। देन बताओ। देखो नियॉन का ज्यादा होगा, फिर फ्लोरीन का ज्यादा, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का, फिर बोरोन का, फिर बेरिलियम का, लिथियम का। रियलिटी एक्सपेक्टेशन हम ये रख रहे थे, रियलिटी में ये लिख लो जो मैंने लिखा है ये होगा, और उसके नीचे रीजन लिख लेना कि ऑक्सीजन हैज मोर एंशन एंथैल्पी ड्यू टू हाफ फिल्ड। ऑक्सीजन have more Einstein enthalpy than nitrogen have more Einstein enthalpy than oxygen due to half filled, and beryllium has more Einstein enthalpy than boron due to penetration effect. Note down. Done. यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रही हूँ, तुम्हें कंपेयर करना है IE1 और IE2 ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का पहला एंशन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा, फिर सेकंड किसका ज्यादा होगा, कंपेयर करो बताओ। इशिका, क्या आपसे सॉल्व हुआ ये? इशिका, ताहिरा, तारिक, कोई भी बताओ जिसने सॉल्व किया हो कि आई मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लग रहा है वो किसकी ज्यादा होगी। अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया था पहला वाला। वही बताओ, किसी ने सॉल्व किया?
देखो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का, ठीक है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, जस्ट वेट लिख रही हूँ यहाँ पे नॉर्मल। ऑक्सीजन का होगा 1s2, 2s2, 2p4, यही होगा ना? यस या नो? नाइट्रोजन का लिख रही हूँ 1s2, 2s2, 2p3। अब बताना हम जो वो निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, फर्स्ट पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो अब किससे ज्यादा एनर्जी लगेगा निकालने में, तो ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से? जो हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो एनर्जी किस में ज्यादा लगेगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? इशिका? ठीक है, ताहिरा ने आंसर किया, और भी तो आंसर करो, किससे एनर्जी ज्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने में, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ठीक है। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हम तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, नाइट्रोजन पे हमारा चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p2, ये होगा। और जब हमने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकाला तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2 और 2p3। अब हम आयनिशन एंथैल्पी क्या बोल रहा है, 2, I2, 2 मतलब उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, यही बोल रहा है ना? एक सेकेंड, मैं यहाँ पे 3 लिख रही हूँ, 3 है, 2p3 है, ये 3 लिखा हुआ, ठीक है। एक सेकेंड में इसको फिर से लिखती हूँ। ये 2p3, अब बताना किससे ज्यादा एनर्जी लगेगा, जो हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे। और एक सेकेंड, ऊपर वाले के लिए हमारा I1 ज्यादा होगा, किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए होगा, एज कम्पेयर टू I1 ऑक्सीजन के लिए। कोई दिक्कत है ऊपर वाले में? अब दूसरे में हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाए तो हमारा I2 होगा, है ना? I2 फॉर नाइट्रोजन और I2 फॉर ऑक्सीजन में, तो किसका ज्यादा होगा, I2 किसके लिए ज्यादा होगा, किसके लिए ज्यादा होगा? अब हम जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन से, किसके लिए? ऑक्सीजन का। इशिका, ताहिरा इज करेक्ट, तारिक, विभूति, प्लीज आंसर। विभूति? यस मैम। इशिका? इशिका? यस मैम। क्यों? क्योंकि अब ऑक्सीजन तुम्हारा हाफ फिल बन गया और नाइट्रोजन तुम्हारा क्या बन गया, नॉर्मल हो गया, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कंपेयर करने के लिए, तो प्लीज बी रेडी विथ इट, नोट डाउन कर लो ये। डन? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, हमें कंपेयर करना है क्रोमियम का और मैग्नीशियम का I1 और I2।
क्रोमियम को आपको कंपेयर करना है। क्रोमियम को मैं बता दें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5 4s 3d5 4s1 होगा और आपका Mn का होगा 3d5 4s2। थ्री डी फाइव 4s2 कंपेयर करो कि आई इवन किसका ज्यादा होगा। आई इवन किसका ज्यादा होगा, यू हैव टू कंपेयर इट फर्स्ट। आई इवन किसका ज्यादा होगा। ताहिरा ने कहा है Mn। इशिका इसका आंसर क्या होगा विभूति? तारिक बताओ इसका आंसर क्या होगा। इशिका इसका आंसर क्या होगा। इशिका, आई एम ऑडिबल और नॉट? विभूति ने क्रोमियम कहा है। क्रोमियम क्यों विभूति? मैं आई नो। अब तुम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ना, यहाँ पे 4s है, यहाँ भी 4s है, यहाँ पे हाफ फिल्ड है, फुल फिल्ड है, तो विच इज मोर स्टेबल? फुलफिल्ड। फुलफिल्ड की ज्यादा स्टेबिलिटी होगी ना, इसलिए Mn की ज्यादा होगी। Mn has more addition enthalpy than chromium। क्लियर है? Is it clear or not? Yes, ma'am. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या IE2 देखना है। IE2 मतलब कि तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया क्रोमियम से, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम हटा दे रहे हैं। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव कर दिया है और यहाँ से भी एक कर दिया है, तो देखो उसका क्या होगा। मैं लिख रही हूँ, वेट। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो क्रोमियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे 4s0, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब बताना, इसमें मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बताना किसकी ज्यादा होगी, आयरन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी। क्रोमियम की। क्रोमियम की होगी। इज दिस करेक्ट विभूति? विभूति, ताहिरा ने जो आंसर बताया वो सही है। वो कह रही है क्रोमियम का ज्यादा होगा। अगर है तो कैन यू एक्सप्लेन द आंसर। ठीक है, आप श्योर नहीं, आप जो भी आपके हिसाब से जो भी आंसर आप एक्सप्लेन कर दो एक बार।
बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इशिका आप बताओ। इशिका, ताहिर आप एक्सप्लेन करो, आप क्यों कह रहे हो क्रोमियम का ज्यादा होगा? Tahira, explain it. Why you're saying that chromium has more ionish enthalpy than manganese? मैम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम हो गया ना। कम हो गया? This is not reason. कम नहीं हुआ, ये कहो कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है D में है and D is half filled, which is more stable. और 3 और 4 में S भी तो हाफ फिल्ड है, बट 3 जो है वो 3 और 4 में जो नजदीक न्यूक्लियस से कौन रहेगा? थर्ड वाला रहेगा, इसलिए इसके ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में। कोई डाउट? अब देखना, हम लोग मेटालिक कैरेक्टर पढ़ेंगे और नॉन मेटालिक। देखो, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर दे वो मेटल्स होते हैं। वो क्या होते हैं? मेटल्स। तो अब देखना, जिसकी आयनिक एंथैल्पी कम होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो वो मेटल्स होंगे। और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ना दे, उसमें एनर्जी ज्यादा देना पड़े, तो वो नॉन मेटल्स होंगे। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में ये डिफरेंस है, जो मेटल्स है वो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, और नॉन मेटल्स जो इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते हैं। तो हम जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, साइज डिक्रीज करता है, आयनिक एंथैल्पी इंक्रीज करता है। आयनिक एंथैल्पी इंक्रीज करना मतलब कि उसमें उसे बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्लियर? अगर हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो साइज क्या होता है? इंक्रीज करता है। जब साइज इंक्रीज कर रहे हो तो अच्छा आसानी से वे क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। आयनिक एंथैल्पी डिक्रीज करता है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो लिख दो, as we move from left to right in a period, non-metallic character increases. As we move from left to right in a period, non-metallic character increases, and when we move down the group from top to bottom, metallic character increases. हम कह सकते हैं, अगर हम पीरियड में इधर जा रहे हैं तो इधर नॉन मेटल्स ज्यादा होंगे, इधर मेटल ज्यादा होंगे। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट? मेटल उसे कहते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन इजिली। क्लियर है? डन। अब Yes, हेडिंग ma'am. देने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब होता चाहत इलेक्ट्रॉन को लेने की, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। The difference between electron
एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है डिफरेंस? डिफरेंस आपका ये होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या मतलब अब हम यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लेगा और लेने के बाद एनर्जी रिलीज करेगा। कोई भी एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम, एक सेकेंड, कोई भी एटम से फॉर एग्जांपल ये एटम है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या करेगा आपका, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें माइनस साइन आएगा और प्लस एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा। अब यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है तो एनर्जी का साइंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, एनर्जी इज रिलीजिंग, साइन ऑफ एनर्जी इज नेगेटिव एंड दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। क्या होगा, एक्सोथर्मिक। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होगा, कोई भी एटम जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। लिख दो, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसका डेफिनेशन लिखो, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is the amount of energy released, it is the amount of energy released when an electron is added, it is the amount of energy released when an electron is added to the valence shell of an isolated neutral and gaseous atom. I am repeating once again, it is the amount of energy released when an electron is added to the valence shell of an isolated neutral and gaseous atom. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कुछ भी नहीं है, बस आपको ये देखना है कि कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एटम ए है, ठीक है, वो गैसियस फॉर्म में है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, जब ये गेन करेगा तो क्या बनेगा, आयंस बनेगा और साथ में एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, दैट इज डेल्टा एच। क्या डेल्टा एच आपका, इलेक्ट्रॉन, हाँ गेन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ये नेगेटिव होता है, दिस इज नेगेटिव, और नेगेटिव साइड ये शो कर रहा है कि दिस इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक हो रहा है, कोई डाउट है? और एनर्जी को हम यहाँ पे दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एनर्जी की जो यूनिट लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी समझ में आया? इशिका, आहिरा, विभूति, अंडरस्टूड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? मैम मैम प्रीवियस स्लाइड शो कर दो। ताहिरा आप कुछ कह रही थी फिर आपने म्यूट कर दिया। ताहिरा, विभूति और डाउट? मैम ये वाली स्लाइड एक बार समझा दो। प्रीवियस स्लाइड में मैंने क्या लिखा था, प्रीवियस स्लाइड में नॉर्मल, देखो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एटम बनाया ए, ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लेना मतलब क्या हो रहा है, उसको गेन हो रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, अनायन बनेगा, तो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज आएगा और साथ में एनर्जी रिलीज करेगा, इट विल रिलीज एनर्जी। तो जब एनर्जी रिलीज करते हैं साइन नेगेटिव होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। ताहिरा प्रीवियस स्लाइड में कुछ नहीं था, मैंने बस लिखा था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हेडिंग दिया था मैंने। कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, साथ में एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज, और एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए यहाँ पे तुम्हारा साइन नेगेटिव का आ रहा है और एक्सोथर्मिक। और आयशा एंथैल्पी में तुम्हारा क्या हो रहा था, एनर्जी हम बाहर से दे रहे थे, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, तो वहां पे पॉजिटिव साइन आ रहा था। Got it? समझ आया? यस मैम। तो
प्लीज आप लोग एनसीईआरटी रीड करो, एनसीईआरटी में हर चीज दिया हुआ है, तो एक बार रीड कर लेना, से और तुम्हारा वो बेस तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें ये बताने जा रही हूँ, जैसे हमने वहां पढ़ा था सक्सेसिव एडिशन एंथैल्पी, यहाँ भी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिया फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन निकाला फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला। उसी तरह जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ पहले, वेट इसको मैं फिर से लिखूं। सक्सेसिव में क्या होगा, मान लो ये कि एटम है, ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, जब लिया तो इसमें माइनस चार्ज आया और यहाँ पे हीट रिलीज हुआ, और हीट रिलीज क्या होता है, नेगेटिव होता है। पर क्या होता है जब इसी में हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ये भी गैसियस फॉर्म में है, जब हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस चार्ज आएगा, और यहाँ पे जो डेल्टा एच होगा पॉजिटिव, हमें हीट देना पड़ेगा, ये एंडोथर्मिक हो जाता है। ये एंडोथर्मिक, ऊपर वाला तो एक्सोथर्मिक है, दिस इज एक्सोथर्मिक। देखो समझने की कोशिश करो, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, जब हम एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, बट जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो हमेशा वो नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। पता है नेगेटिव क्यों होता है, ये नेगेटिव इसलिए होता है, देखो क्यों होता है, मैं समझा रही हूँ यहाँ पे। मान लो ये एटम है, ठीक है, हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, एनर्जी रिलीज हो गया, अब हम जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करने जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा नहीं यहाँ पे आपको आने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे रिपल्शन होगा, ये इसको आने नहीं देगा, तो हम क्या करते हैं ना, बाहर से एनर्जी देते हैं, और जबरदस्ती कहते हैं कि नहीं इसको आने दो। होता है ना, जैसे एक कमरा है और उसमें एक ही लोग रह रहे हैं, दूसरा ये आदमी चाह रहा है कि दूसरा आदमी ना आए, कि नहीं अब नहीं रह सकते हैं, आप नहीं आए, तो हम बाहर से कोई आदमी आता है और समझौता करता है कि हाँ आप इसको रहने दो या फिर कुछ एडजस्टमेंट कर लो। उसी तरह सेम केस यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑलरेडी है, तो फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब आता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, तो हम क्या करते हैं, बाहर से एनर्जी देते हैं इसको, कि आप जबरदस्ती एनर्जी देकर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ डालते हैं, इसलिए यहाँ पे सेकेंड वाला जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्लियर है? मैम ये समझ में नहीं आया। देखो इसमें ये है कि पहला इलेक्ट्रॉन हमने डाला, जैसे मान लो हमारा शेल है, ठीक है, शेल है ये, तो हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोई भी नहीं था, रूम खाली था, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से चला गया और एनर्जी रिलीज किया, इसने क्या रिलीज किया, एनर्जी रिलीज किया। पर जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन डालने जाएंगे इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होने लगेगा, क्यों हमें पता ना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे Yes, नेगेटिव ma'am. चार्ज, तो ये इसको आने नहीं देगा, इसे रोकेगा, तो हम क्या करेंगे, बाहर से एनर्जी देंगे, जबरदस्ती जबरदस्ती एनर्जी देके इसको इसके पास भेजेंगे, जाओ, तो हम एनर्जी दे रहे हैं ना, इसलिए हमारा जो सेकेंड होता है वो एंडोथर्मिक हो गया। फर्स्ट तो गया, Yes, ma'am. फर्स्ट तो हमने नॉर्मली वो खाली था, वो चला गया, एनर्जी रिलीज हो गया, पर जब हम सेकेंड जब डालेंगे तो वहां पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को आने से रोकेगा, वहां पे क्या होगा, रिपल्शन होगा, उसे नहीं आने देगा, तो हम क्या करेंगे, बाहर से एनर्जी देंगे कि भाई इसको रख लो, तो इसलिए हम एनर्जी दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। किसी को कोई डाउट? इशिका आप समझ में आ गया आपको? Yes, ma'am. ताहिरा? यस मैम। क्या ताहिरा, आप तुरंत माइक क्यों ऑफ कर लेती, बोलती भी नहीं है फिर ऑफ, मुझे समझ नहीं, आप रिपीट करें। विभूति? यस मैम। ताहिरा आप क्या कह रही थी? हाँ, तो देखो कुछ भी नहीं है, अभी मैं आगे और इसको डिस्कस करूंगी, तो पहला जो इलेक्ट्रॉन
एंटर हो रहा है तो वहां पे कोई भी उसे रोकने वाला नहीं है, तो जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो एनर्जी रिलीज कर रहा है, क्लियर है। पर जो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एंटर है, ऊपर से हम इलेक्ट्रॉन और दे रहे हैं। जब दे रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। जब रिपल्शन होगा तो क्या होगा, एनर्जी हम जबरदस्ती बाहर से एनर्जी देंगे, भाई इसको रख लो, किसी तरह हम एनर्जी दे के इसके अंदर डाल देंगे। इसलिए सेकेंड स्टेप में एनर्जी दे रहे हैं, दैट इज एंडोथर्मिक, पॉजिटिव साइन होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को आंशिक एंथैल्पी और गिन एंथैल्पी समझ में आ गया होगा, डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। बाकी हम फैक्टर्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स। फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर उसके ओवर हो जाएगा। थोड़ा सा हम वो पढ़ेंगे वो यस हम थोड़ा सा वो पढ़ेंगे कि कैसे हम ग्रुप और पीरियड्स को डिटरमाइन करते हैं, बस वो बचा है हमारा, और एक नोमेनक्लेचर बचा है। देन दिस चैप्टर इज ओवर, देन वी स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग। ओके, ओके मैम। देन सी यू टुमारो। और अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क कर लें। आयनिक एंथैल्पी समझ में आया, उसके फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे, किस पर डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी मैंने पढ़ा, इसके फैक्टर्स मैं कल पढ़ाऊंगी। और प्लीज आप लोग जाके एनसीईआरटी रीड कर लेना, ईच एंड एवरीथिंग इज आर गिवन इन एनसीईआरटी, तो वहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हमसे नेक्स्ट क्लास में मुझसे डाउट पूछ लेना। क्लियर? ओके मैम। ओके, टुमारो। एंड प्लीज विभूति, इशिका, ताहिरा, प्लीज पढ़ के आना, रिवाइज करो, तभी आपको फायदा देगा। मैं यहाँ तो पढ़ा दे रही हूँ, बाकी आप नहीं पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा कि आपको कहाँ डाउट हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे मैंने आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस पढ़ाया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी में होगा, और जो मैंने पढ़ाया एंथैल्पी, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होगा, तो यू गो एंड सॉल्व इट। अगर कोई Okay, डाउट है ma'am. तो पूछो। Okay, इशिका, आप ma'am. दिल्ली से ही हो? Ma'am? तुम दिल्ली से ही हो? No, ma'am, I'm from Calcutta. और वहाँ आपने न्यू टाउन बताया था शायद, है ना? Yes, ma'am. एंड ताहिरा? मैम आई एम फ्रॉम बिहार। ताहिरा आपने फिर म्यूट कर लिया। मैम आई एम फ्रॉम बिहार बिहार। सिवान? यस मैम। बिहार में कहाँ, सिवान? यस मैम। एंड विभूति? Ma'am, Noida. ओके, ठीक है। ठीक है, तो वी विल मीट टुमारो। प्लीज आप पढ़ के आना, फिर कोई डाउट लगे तो फिर मुझसे पूछना। और जो क्वेश्चंस